हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे कल्चर का मॉड्यूल देख रहे हैं। इससे पहले हम इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख चुके हैं, जिसमें करंट अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का कंपाइलेशंस है। उससे पहले भी हमने पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड यू कैन सी दैट एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, ठीक है? विद द पीवाईक्यू भी देखा है हमने और जो अपकमिंग एमसीक्यू होंगे, उनको भी हमने थीम को यहाँ पे एनालिसिस किया है, राइट? सो मैं आपको बता दूँ हमने कहाँ तक देख लिया था। वी फिनिश्ड मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमने स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट भी देख लिया था, राइट? और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो साइट थी इन न्यूज़, उनको भी हमने टैकल किया था यहाँ पे। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी कोझिकोड, हमने उसको भी देखा था यहाँ पे। और आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा टॉपिक होगा पर्सनैलिटी। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो टॉपिक हमारा है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में किस तरीके से जो क्वेश्चंस बने हैं उनको भी हम यहाँ पे टैकल करेंगे, राइट? और क्वेश्चंस इस टाइप्स के यूपीएससी में आपने देखे होंगे पूछना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपके ओनली पेयर 1, 2 एंड 3, राइट? अगर बात करें तो इनकी स्टार्टिंग 2022 से ही हो गई थी। 23 में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे ओनली पेयर 1, 2 से। एंड अगर 2024 अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी दैट पेयर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, राइट? तो हमें ये भी फ़ोकस करके चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन जो है 2020 या फिर आप कह सकते हो हमने 24 तक ही राइट सॉरी 21 तक हमने टैकल किया। आपको लास्ट जो गहन अध्ययन करना होता है, डीप एनालिसिस करना होता है, वो लास्ट 3 ईयर का होता है, जो कि 2021 से आप स्टार्ट करेंगे एंड 2024 तक लेके जाएँगे, राइट? ये 3-4 साल पुराने पेपर आपको अच्छे से देखने हैं। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे 1 आवर के शेड्यूल में ही इसको फिनिश कर रहे हैं पीटी 365 को, ठीक है? और इसमें हमारा क्या है कि जो भी पोर्शन्स हम तैयार कर रहे हैं, चाहे हमारा सीसेट हो या स्टैटिक पोर्शन्स हो या फिर हम कह सकते हैं हम इवन मेंस की भी तैयारी कर रहे हों या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम इंटरव्यू भी देख रहे हों, तो वो भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है और 1 आवर के शेड्यूल में हम इसे कंप्लीटली फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि ये भी हमें क्लियर कट है कि सारा कुछ जो है वो पीटी 365 से नहीं आता है, राइट? इसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं बट वो भी थीम बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, राइट? सो देखते हैं हम, इसको मैंने थोड़ा-सा स्किप कर दिया, आफ्टर दैट हम इसे देखेंगे। सो हमारे पास है यहाँ पे भगवान महावीर जैन, ठीक है? ये पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी में हम सबसे पहले देख रहे हैं भगवान महावीर जैन को। तो एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों है? तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेटेड करा है 2550वीं भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को ऑन द ओकेशन्स ऑफ महावीर जयंती पर, राइट? सो ये हमें थोड़ा-सा देखना है। आगे बात करते हैं हम जैनिज़्म की। तो इसका किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, कौन फाउंडेड थे, है ना? वो सब हमें देख के चलना है। सो इसका ओरिजिनेट की बात करेंगे तो ये ऋग्वेदिक इस टाइम पर है और इसको फाउंडेड करा गया यू कैन से दैट 24 ग्रेट टीचर्स जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें तो ये ऋषभदेव थे और 23rd की बात करें तो पार्श्वनाथ थे और 24th की बात करें तो वर्धमान महावीर, राइट? सो इस तरीके से हमें देखना है। अब देख रहे होंगे आप कि ओवरऑल हमें 24th जो है तीर्थंकर याद नहीं करने हैं। हमें ये नहीं कि फर्स्ट, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये नहीं। हमें यूपीएससी यही चीज़ और यही पीटी 365 की एक खास बात होती है कि वो आपको खुद बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ओके, राइट? सो आप देख रहे हैं 23rd का ज़िक्र करा गया है, 24 का करा गया है एंड देन फर्स्ट का करा गया है, राइट? सो आपको फर्स्ट देखना है, 23rd देखना है एंड 24 देखना है। सो फर्स्ट पे ऋषभदेव हो गए एंड 23rd पे पार्श्वनाथ हो गए और 24th की वर्धमान महावीर जिनकी बात हो रही है अभी, ये जिसकी वजह से ये हम पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं सेक्ट की, तो जैनिज़्म श्वेतांबर एंड दिगंबर यानी कि 2 सेक्ट में बँटा हुआ है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है? आपने देखे होंगे कुछ लोग जो है वो कपड़े पहनते हैं, कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं। आगे बात करते हैं भगवान महावीर जैन की, तो थोड़ा-सा उनका इंट्रो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, राइट? एट द वैशाली, प्रेज़ेंट डे जो कि नॉर्थ बिहार में पड़ता है। उनके फादर की बात करेंगे तो उनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ थे। यू कैन से दैट सिद्धार्था, ये चीफ थे किसके? जैंत्री क्लेन जो था, ठीक है? उसके एंड जो मदर थी त्रिशला वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, ठीक है? ये हमें देखना है। आगे बात करते हैं, उन्होंने अपना घर जो है लगभग 30 साल की एज पे छोड़ दिया था और उन्होंने केवल ज्ञान यानी कि ओमनिशियंस वो प्राप्त कर लिया था उन्होंने 42 की एज पे, मतलब आप कह सकते हो ज्ञान। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, लगभग 12 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और इन्होंने प्रोपेगेट करा रिलीजियस को थ्रू किसके थ्रू? कोसला, मगधा, मिथिला एंड चंपा, राइट? आगे बात करते हैं और इनकी जो डेथ हुई थी, वो एट 72 ईयर्स में हुई थी, कहाँ पे? पावापुरी, जो कि प्रेज़ेंट डे राजगीर में पड़ता है, राइट? तो इस तरीके से आपको देख लेना है थोड़ा-सा भगवान महावीर जैन के बारे में। आगे बात करते हैं डॉक्ट्राइन क्या है जैनिज़्म के, तो वो थोड़ा-सा देखते हैं। तो 5 तो इनके कार्डिनल वोव्स हैं, ठीक है? और त्रितम जैनिज़्म।
तो 5 अगर हम कार्डिनल वर्ब्स की बात करें तो कौन-कौन से, जैसे सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त अस्तेय, ठीक है? सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब है डू नॉट स्पीक लाई, मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो लीड ए कैलिब्रेट लाइफ। अहिंसा की बात करेंगे तो इसका मतलब है डू नॉट कमिट वॉयलेंस, हमें वॉयलेंस नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब है हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है। अस्तेय का मतलब है हमें यहाँ पे चोरी नहीं करनी है, राइट? तो ये आपको 5 कार्डिनल देख लेने हैं। तीर्थन की बात करेंगे जैनिज़्म की तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात करते हैं, राइट? आगे चलते हैं, जैनिज़्म बिलीव करते हैं गॉड में बट प्लेस हिम बिलो जिन, ठीक? तो किस तरीके से? बिलीव इन अ थ्योरी ऑफ कर्मा, यानी कि उनका विश्वास है कर्मा की थ्योरी में, एंड ट्रांसमाइग्रेशंस ऑफ साउल, और आप कह सकते हो बार-बारी आप कह सकते हो कि जन्म लेती है, राइट? सो एक बात में कह सकते हो कि वो उनका जो है कर्मा के सिद्धांत में और आत्मा के पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। आगे बात करते हैं बिलीव्स दैट इवन द मोस्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव अ साउल, उनका कहना है कि सबसे निर्जीव वस्तु भी होती हैं, उनमें भी आत्मा होती है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द ज़ैनिज़्म, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फेमस काउंसिल हुई थी, तो थोड़ा-सा हम वो देखेंगे। जैसे 300 वीसी में यानी बिफोर कॉमन एरा की बात करेंगे, बिफोर कॉमन, राइट? सो पाटलिपुत्र लोकेशन थी और प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? स्थूलभद्र। और इनका रिमार्क क्या निकला था इस अगर हम काउंसिल की बात करेंगे, तो कंपाइलेशंस ऑफ महावीरा टीचिंग इनटू 12 अंग्स। तो इसका मतलब ये था कि इसमें जो है महावीर की जो भी शिक्षाएँ हैं, उनका 12 अंगों में संकलन किया गया, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम 512 एडी में, तो इसकी लोकेशन जो है वो वल्लभी में है और ये बात करती है देवदी राइट? देवदी जो प्रेसिडेंट थे। और अगर रिमार्क की बात करेंगे इस काउंसिल की, तो ये सिस्टमैटिक कोडिंग ऑफ महावीरा टीचिंग इनटू 11 अंग्स एज़ द 12th वाज़ द लॉस्ट बाय द टाइम्स। तो इनका कहना ये है कि महावीर की शिक्षाओं के द्वितीय अंग यानी 12 में तो इन्हें व्यवस्थित रूप में कोडिंग करने की प्रक्रिया है। उस समय तक आप कह सकते हो कि जो है 11 तो अंक थे लेकिन 12th जो था वो लॉस्ट में था, राइट? आगे बात करते हैं फिर हम। अब देखिए अब हम क्वेश्चन टैकल करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन देखते हैं हम यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन है, जहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी कि पेयर 1, 2, 3 के यूपीएससी ने स्टार्ट करना शुरू किया था। सो देखते हैं, थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको, अब आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे, राइट? या सो श्योर? ओके। सो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन विद रेफरेंस सॉरी या विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल पर्सन्स नोन एज, किस नाम से जाने जाते हैं? सो आर्य देव की बात करेंगे तो वो जैना स्कॉलर थे। उसके बाद दिगनाग की बात करेंगे तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। एंड नाथ मुनि की बात करेंगे तो ये वैष्णव स्कॉलर थे। अब आप अगर एक थोड़ा-सा सेंस लगाएँगे तो देखेंगे कि भई मेरे को ये तो पता है कि दिगनाग जो है वो बौद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो आई एम श्योर सॉट हूँ कि इसका जो है दूसरा वाला तो सही है। अब दूसरा वाला सही है तो यहाँ पे अगर मेरे को 1, 2 एंड 3 में दिया होता एंड 1, 2 में दिया होता या फिर 2 एंड 3 में दिया होता, तो मे बी पॉसिबल है कि मैं इस क्वेश्चन को टैकल कर पाता। बट हैविंग अ नो टैकल अजम्पशंस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ थोड़ा-सा और सेंस लगाऊँगा कि दिगनाग तो है बौद्धिस्ट हैं। अगर मैं आर्यदेव की बात करूँगा, तो आर्य वो जो वर्ड है ना, वो जैनिज़्म में कहीं भी यू कैन से दैट इंक्लूड नहीं हुआ है। तो श्योर शॉट है कि पहला मेरा गलत होगा। ठीक है? नाथ मुनि की बात करूँगा तो ये वैष्णव स्कॉलर थे, राइट? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री तो। सो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 3। सो आंसर होगा ओनली 2 पेयर राइट, राइट? सो इस तरीके से चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब हमारे पास है देवी अहिल्याबाई होलकर, तो ये पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्यू न्यूज़ में है। रिसेंटली अभी हुआ क्या है, 300 जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो मालवा क्यून देवी अहिल्याबाई होलकर, इसको सेलिब्रेटेड करा गया 31 मई 2024 को, तो इसलिए ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं हम देवी अहिल्याबाई होलकर की। तो इनका जो बर्थ था वो कौंजी विलेज अहमदानगर 1725 में। फादर जो थे वो मनकोजी राव सिंधे एंड हस्बैंड जो थे वो थे खंडेराव होलकर्स, ठीक है? फादर इन लॉ की बात करें मतलब ससुर की, तो वो मल्हार राव होलकर्स जो फाउंडर थे होलकर डायनेस्टी के, ठीक है? ही वाज़ द ऑफिसर ऑफ पेशवा बाजीराव एंड पोस्टेड थे मालवा टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी। तो आप कह सकते हो कि जो फादर इन लॉ थे वो पेशवा बाजीराव मैं यू कैन सी दैट एक ऑफिसर थे और जो पोस्टेड थे मालवा में, उनका मेन काम था कि चौथ और सरदेशमुखी को कलेक्ट करने का, राइट? अब हमारे लिए यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या इस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि वो बोर्न कहाँ हुई, कब हुई, कौन उनके वो थे? ना। हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा, ये पूछा जाता है कि जैसे कंट्रीब्यूशन क्या रहा उनका, वो पूछा जाएगा या हमसे पूछा जाएगा किस तरीके से होल्कर डायनेस्टी थी, तो वो क्यों न्यूज़ में थी। बट ये जो बोर्न ये वाले क्वेश्चन्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे यूपीएससी में। आगे बात करते हैं हम क्वीन ऑफ मालवा 1767 की। तो ये रूलर हुई मालवा आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। ही वाज़ किल्ड इन द बैटल ऑफ
कुंभार्स इन 1754। तो जो उनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई 1754 में एंड द फादर लॉ डेथ हुई 1766 में। शी हैड अपॉइंटेड ताकूजी राव होलकर्स, ठीक है? जो कि अडॉप्टेड सन था मल्हार राव होलकर की एज़ द कमांडर ऑफ हर आर्मी। उन्होंने स्टेबलाइज़ करा था महेश्वर इन मध्य प्रदेश एज़ द सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी। ये थोड़ा-सा हमें समझना है। आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो उनका टेंपल में क्या रहा, आर्ट्स में क्या रहा, सोशल डेवलपमेंट क्या रहे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो बात करते हैं हम अहिल्याबाई होलकर की। सो टेंपल रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जैसे काशी विश्वनाथ टेंपल जो कि बनारसी में, तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था इस टेंपल को रिकंस्ट्रक्शन करने में, ना कि कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ था। वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा एंड इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये भी आपको समझना है। कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से पड़ता है। सोमनाथ टेम्पल की बात करेंगे जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। गुजरात कोस्ट की बात करेंगे तो ये बिलीव्ड टू बी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, राइट? जो कि डिवोशनल श्राइन है किसका? लॉर्ड शिवा का। उसके बाद यहाँ पे रेड करी गई थी मोहम्मद गजनी के द्वारा 1024 में और अटैक करा गया था दिल्ली सल्तनत 1297 एंड 1394 में एंड औरंगज़ेब के द्वारा भी 1706 में। कहाँ पर? सोमनाथ टेम्पल पे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो टेम्पल थे, इंडियन जो टेम्पल थे उस पे भी कितने अटैक हुए। अब आप देखेंगे तो महमूद गजनी आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड देन औरंगज़ेब। तो ये उसको यू कैन सी दैट डिस्ट्रॉय करते रहे उस टेम्पल को, तो उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन करने का काम जो है, वो किसने किया? अहिल्याबाई होलकर ने, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। एक और है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल जो दिया गया किसके द्वारा? अल-बिरूनी के द्वारा। तो ये वाला सीधा-सीधा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है, अगर मैं बात करूँ और उसको मैंने सॉल्व भी कराया है, अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो। आगे बात करते हैं पैट्रोनाइज़ आर्ट्स की। तो जैसे संस्कृत स्कॉलर कौन? खुशाली राम्स एंड मराठी पोएट मरुपंत एंड शहीर अनंत पड़ी, ठीक है? सो मरुपंत, तो ये क्या है? इन्होंने रोट करा था पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन द रामायण एंड महाभारत पे, ठीक है? उसके बाद अ नंबर ऑफ अक्शनीस बेस्ड ऑन द पुराण्स, आर्यभट्ट एंड कैकवती। उसके बाद अगर हम बात करें शहीद अनंत पांडे की, तो ये ही वाज़ द नोन ऑफ द कंपोजिंग लवानी एंड पुवास। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि लवानी एंड पुआर्ट्स के लिए सहेन अनंत पांडे ने लिखा था, राइट? आगे बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, तो किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर ने सोशल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि वुमेन एजुकेशंस है, विडो रीमैरिज है एंड रेजिस्टेंस ईवल प्रैक्टिस लाइक जैसे सती प्रथा या अनटचेबिलिटी चल रही थी, तो उसको भी रेस्ट्रिकेट करने के काम करे गए, राइट? उसके बाद मेन स्ट्रीपिंग व्हील एंड गोंड ट्राइब्स एंड लोअर कास्ट, तो इन्होंने सपोर्ट भी किया था गोंड एंड व्हील ट्राइब्स को। इकोनॉमिक में क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? तो जैसे महेश्वर एंड इंदौर बिकम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देख रहे हैं आप कि उस टाइम पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मेन सेंटर बना था महेश्वर एंड इंदौर। ही आल्सो प्रमोटेड दी महेश्वरी वेविंग इंडस्ट्री। मतलब वहाँ पे क्या होता था महेश्वरी वेविंग इंडस्ट्री में कि सारे कपड़े जो बनते थे वो हाथ की बुनाई से बनते थे। तो उसको भी इन्होंने यू कैन सी दैट अपलिफ्ट करने का काम किया था, प्रमोट करने का काम किया था। महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक की बात करेंगे तो ये रजिस्टर्ड है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंडर में इन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इसको मिला हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि अब देखिए हमारे लिए यूपीएससी में क्वेश्चंस बनने के क्या चांस होंगे कि जैसे साड़ी एंड फैब्रिक है ये महेश्वर, राइट? सो ये क्या जीआई टैग में रजिस्टर्ड है? यस है। वो भी ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास होलकर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा-सा। तो पार्ट्स ऑफ ये मराठा कॉन्फेडरेसी थी। सो अदर प्रोमिनेंट मेंबर जिसमें भोसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये भी इसमें प्रोमिनेंट मेंबर थे मराठा कॉन्फेडरेसी में। आगे बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार की, तो मल्हार राव सेकंड जो 1811 से लेके 1833 तक एंड हू रूल्ड द होलकर डायनेस्टी प्ले ए पाइवटल रोल्स इन द थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो आपको याद रखना है कि जो मल्हार राव सेकंड थे, उन्होंने होलकर डायनेस्टी पे रूल किया था, ठीक है? और उनके टाइम पे आप कह सकते हो कि थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसमें एक पाइवटल रोल जो है अदा किया था। आफ्टर मल्हार राव सेकंड के बाद इसको वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ महिदपुर। तो महिदपुर में इनको हरा दिया गया और ट्रीटी हुई कौन-सी? मंडासुर, जो कि साइन हुई थी 1818 में, व्हिच हैंसफोर्थ गवर्न रिलेशंस बिटवीन द होलकर एंड ब्रिटिश के बीच में। तो आपको याद रखना है कि जो महिदपुर जो ट्रीटी हुई थी, वो होलकर एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी, राइट? ट्रीटी ऑफ जिसे हम मंडासुर के नाम से भी जानते हैं। आगे मिलता है हमें नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, तो इनके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। ये क्यों न्यूज़ में है? क्या यूपीएससी में क्वेश्चन्स बनने के चांस होंगे इनके? सो क्या हुआ है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है टू आस्क किया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो रीनेम कर रही है मुंबई सेंट्रल स्टेशंस आफ्टर द नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, राइट? तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। चेंज होते रहते हैं, किस तरीके से मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है वो नाना
जगन्नाथ शंकर शेठ के नाम से जाना जाएगा, तो इस तरीके से ये न्यूज़ में है और ये पर्सनैलिटी, तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उनके वोट-वोट के बारे में क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं यूपीएससी में, आपको ध्यान रखना है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ये आपको देखना होता है, बट फिर भी मैं आपको रीड करा दे रहा हूँ। क्या थी नाना जगन्नाथ शंकर शेठ 1803 से लेके 1865 तक। इनका जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। कहाँ पे? मुरबाद इन थाने डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फादर जो थे उनके वो शंकर मुरकुटे एंड मदर जो थी वो भवानी बाई मुरकुटे। एंड आइडियल्स एंड इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो ही वाज़ ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय दी मर्चेंट एंड फिलोसोफर्स जो थे सर जेम्स जीजी बॉय। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कंट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सो आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई। सो मुंबई को यू कैन से दैट जो मुंबई में बिल्डिंग होंगी या स्ट्रीट होंगी या एवेन्यूज होंगे इन मुंबई, सो उसमें मेन रोल रहा है नाना शंकर जगन्नाथ सेठ का, राइट। एजुकेशनल पैटर्नोज की बात करेंगे तो इन्होंने डोनेट करा था फैमिली ओन्स लैंड्स फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्कूल, ठीक है, एम्फेसाइजिंग एजुकेशन फॉर द गर्ल। तो आप ये कह सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने फाउंडेड करा था नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कंट्रीब्यूशन वाले ही क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं मोस्ट ऑफ ऑल, व्हिच इवॉल्व इनटू द एल्फिंस कॉलेज इन 1856 में। तो आपको ये भी याद रखना है, जो बाद में इवॉल्व हुआ था एल्फिंस कॉलेज इन 1856। आगे बात करेंगे कल्चर की, तो इन्होंने प्रमोट करा था डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम इन वाइस वाईकुला, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करा था भवानी शंकर टेम्पल्स एंड सॉरी अंडर राम टेम्पल्स। तो ये थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बात करते हैं रेलवे प्रोजेक्ट की, तो ही वाज द मेंबर ऑफ कमेटी, ठीक है, दैट गेव इम्पिट्यूस, यानी कि उन्होंने प्रमुख इसमें रोल दिया था। वो फर्स्ट ट्रेन जो कि चल रही थी बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, जो कि अप्रैल 16 1853 में। तो आप कह सकते हो कि बोरीबंदर से थाने तक के लिए जो ट्रेन चल रही थी, उसमें भी इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे और इंडियन मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, ठीक है। ये पहले आप कह सकते हो फर्स्ट थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में। आगे बात करते हैं लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की, तो डिस्क्राइब आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई सॉरी मॉडर्न इंडिया बाय द रिनोव्ड स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक गंगाधर गाडगिल्स, राइट। इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो फ्रीडम फाइटर लाइक दादा भाई नौरोजी एंड जस्टिस रानडे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहे ना रहे डजेंट मैटर, बट आपको याद रखना है कि नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे, जिसे हम एल्फिंस कॉलेज इन 1856 के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है इनका जो ट्रेन जो चल रही थी बोरीबंदर से थाने में, उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट। और ये किससे यू कैन सी दैट इंस्पायर्ड थे, तो सर जमशेदजी जीजी बॉय, राइट। सो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में देखते हैं। सो गवर्नमेंट ने अभी ये न्यूज़ में क्यों है और फॉर्म किया है हाई लेवल कमिटी, जो कि ओवरसी करेगी 20th ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस, जो कह सकते हैं आपकी 200वां बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी दयानंद सरस्वती की, तो इसलिए न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो ये सोशल रिफॉर्मर थे जिनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को मोरबी, कहाँ पे? कठियावाड़, गुजरात में हुआ था। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो मूल शंकर था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में कि आपको ओरिजिनल नेम आना चाहिए, क्या है, क्या नहीं है। 1860 की बात करेंगे तो स्वामी ब्रजानंद सरस्वती एट ए मथुरा हैज़ बिगन टू स्टडी पाणिनि एंड पतंजलि एंड द स्टार्टेड प्रीचिंग। तो ये आपको देखना है कि इनका जो एजुकेशन था वो किसके अंडर में हुआ, तो स्वामी ब्रजानंद सरस्वती जो कि मथुरा में, राइट। लिटरेरी वर्क की बात करेंगे तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यूपीएससी में क्वेश्चंस बनने के चांस हैं और बना भी है ये क्वेश्चंस। वेद भाष्य भूमिका की बात करेंगे जो कि इंट्रोड्यूस करती है वैदिक कमेंट्री, एंड वेद भाष्य की बात करेंगे ये भी वैदिक कमेंट्री है संस्कृत में ऑन दी यजुर्वेद, राइट। ये हमें देखना है। आगे बात करते हैं दयानंद फिलॉसफी की, तो वैदिक आइडियोलॉजी में इन्होंने कौन-कौन से थे वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। सो ये डिनाउंस आइडोलेट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप। तो इनका कहना था कि जो मूर्ति पूजा होती है ना? उस वो उनको ऐसा नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करते थे, मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है? बिलीव था इनका इनफैलिबल ऑथोरिटी ऑफ वेदास में, मीन्स आप कह सकते हो कि वेदों की जो अचूक प्रमाणिकता होती है, उसमें विश्वास रखते थे कि यह है। आगे बात करते हैं उनकी जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, वो एम्फसाइज़ थी किस पे? रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल, कि हमें वेदों की ओर चलना चाहिए। दैट ही बिलीव हैड बीन लॉस्ट ओवर टाइम्स, ठीक है। ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास, वही बात मैं कह रहा था आपसे, सत्यार्थ प्रकाश एक्चुअली में गो बैक टू वेदास की बात करता है। अगर बात करें एडवोकेशंस ऑफ धर्मा की, तो फ्री फ्रॉम एनी पार्शियलिटी एंड एज ए इम्बुडेंस ऑफ ट्रुथनेस, मतलब कुल मिला के ये कि किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त या सत्यनिष्ठा का प्रतीक आप कह सकते हो, राइट। चलिए
कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो जितनी भी पर्सनैलिटी होती है ना मोस्ट ऑफ ऑल, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये वाली पर्सनैलिटी जो थी, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी या कास्ट सिस्टम के फेवर में थी, या फिर ये वाली जो पर्सनैलिटी थी, वो मूर्ति पूजा का खंडन कर रही थी या नहीं कर रही थी। उनका क्या-क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस रहा हमारे सोशल रिफॉर्म को लेके, तो ये चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग फॉर द यूपीएससी, राइट? सो कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो वो क्लेम करते थे कास्ट इज़ नॉट सपोज्ड टू बी हेरेडिटरी। उनका कहना ये था कि कास्ट सिस्टम जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। अब कास्ट सिस्टम क्या है? जो 4 वर्गों में बटी हुई है। ब्राह्मण, ठीक है? एंड क्षत्रिय एंड यू कैन से दैट वैश्य एंड यू कैन से दैट शूद्र, ठीक है? तो इन 4 वर्गों में बटी हुई है। इन 4 वर्गों को जो है वो हेरेडिटी के आधार पे नहीं होना चाहिए। हेरेडिटी का मतलब है कि किसी बच्चे ने अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण नहीं होगा। कोई क्षत्रिय में लिया तो क्षत्रिय नहीं होगा, बट हाँ, कर्म के आधार पर, ठीक है? उनका वही लिखा हुआ है, बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल टैलेंट एंड डिस्पोजिशन के आधार पे होना चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद ये बात करते हैं कि जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस होती है, उसके भी अगेंस्ट में थे। शूद्रों के साथ जो होता है ना छुआ-छात वाला कि भई हम शूद्र के साथ नहीं बैठेंगे या शूद्र के साथ काम नहीं करेंगे, तो उसके वो अगेंस्ट में भी थे और ये एडवोकेट करते थे वैदिक एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट। उनका कहना ये था कि जो वेदों की शिक्षा है, वो सभी कास्टों के लिए है। तो इट्स अ वेरी गुड पर्सनैलिटी यू कैन से दैट जो कि सबको साथ लेके चल रही है, ये हमें देख के चलना है। वुमेन एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो उन्होंने अपोज़ किया था चाइल्ड मैरिज का और जो कि और फोर्स किया था उन्होंने कि विडो जो विधवा हो जाती हैं, उनकी शादी होनी चाहिए, राइट? अच्छा, उन्होंने कैंपेन चलाए थे एजुकेशन फॉर वुमेन्स के लिए और आप कह सकते हो कि बर्डन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन वाज़ टू बी शोल्डर्स बाय द किंग एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे उनका कहना ये था मतलब उनका कहना ये था कि जो भी भई जैसे हम देखते हैं कक्षा 1 से लेके 8 तक अभी तो राज्य सरकार ने शिक्षा को फ्री कर रखा है। तो उनका कहना यही था कि भई जो किंग है या स्टेट्स है, वो इसको फ्री करे सभी बच्चों के लिए, यू कैन सी दैट और कंपल्सरी करे, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है कि अगर हम जो राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं कि हर बच्चे को अधिकार है पढ़ने का, तो कक्षा 1 से लेके 8 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ऑल ओवर द इंडिया बेसिक स्कूल टू जो आपका जूनियर स्कूल होता है उसमें। तो उसके भी ये फेवर में थे। कंप्लीट ओवरहाउस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ठीक है? तो कुल मिला के ये था उनका कहने का कि और ऑफर इंडियन स्टूडेंट्स अपडेटेड करिकुलम्स इन अ वैदिक एंड इंग्लिश। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो एजुकेशन हमारी वो वैदिक एंड इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर एक शब्दों में हम कहना चाहें तो भारतीय छात्रों को वैदिक और अंग्रेजी में ही अध्ययन पाठ्यक्रम को प्रदान करने के लिए एंग्लो वैदिक स्कूल शुरू करने की उन्होंने एक यू कैन से दैट प्रणाली स्टार्ट की। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एंग्लो वैदिक स्कूल्स की शुरुआत किसने करी? तो आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे हमारे पास राइट आगे है पॉलिटिकल फिलॉसफी और 2 सेंट्रल आइडियाज़ की बात करेंगे तो एनलाइटेंड मोनार्की, ठीक है? एंड इलेक्टिव्स रिप्रेजेंटेशन एज़ अ डेमोक्रेसी उनका कहना ये था। सोशल मूवमेंट की बात करेंगे तो उन्होंने स्टार्ट करा था काऊ प्रोटेक्शन यानी कि गाँव को बचाने के लिए मूवमेंट्स एंड शुद्धि प्रोग्राम भी चलाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि प्रोग्राम चलाया, वेरी इंपोर्टेंट। शुद्धि प्रोग्राम का मेन एम की बात करें तो इनका मतलब था कि हम वापस आएँगे पीपल को एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे देयर रिलिजन को टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज़्म यानी कि जो भी लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में चले गए, उनको हम वापस लेके आएँगे अपने हिंदू धर्म में। तो जिसे हम शुद्धि प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। उसके उनके कुछ नेशनल मूवमेंट भी थे। तो फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट स्वराज की माँग भी इन्होंने की। इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए 1876 में बात कही। कॉल लेटर टेक अपॉन बाय लोकमान्य तिलक। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, आगे बात करेंगे फिर है हमारे पास क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ वेल प्रोवाइडिंग एन एंशिएंट इंडियन अल्टरनेटिव, ठीक है? और ये इंस्पायर्ड थे किससे? एज़ लाइक द स्वदेशी हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। क्लियर कट है? तो ये हमें थोड़ा-सा देखना है। आगे बात करते हैं हम समाज 1875 या वैदिक स्कूल कह सकते हो आप। सो आर्य समाज जो था वो स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में बाय द दयानंद सरस्वती के द्वारा एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनलाइज़ हुआ था कहाँ पे? लाहौर में। तो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोथिसिस्ट हिंदू ऑर्डर दैट रिजेक्ट रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशन एंड सोशल डॉगमास, राइट? मीन्स कह सकते हो कि जो एकश्वरवादी हिंदू व्यवस्था थी जिसने जो भी कर्मकांडी अतिरेक या सामाजिक हठ धर्म था आप कह सकते हो उसको उसने अस्वीकार कर दिया था, राइट? द मेन एम क्या था कि ये यूनिवर्स द बेस्ट प्लेस बाय ऑल मीन्स फॉर द ह्यूमन बीइंग टू लिव इन, ठीक है? तो उनका कहने का मतलब ये था कि यूनिवर्स में ये एक जो है सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, राइट? एंड आगे बात करेंगे तो रिन विंटो विश्ववर्मा आप कह सकते हो मीन्स इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हो कि जो किडवंतो अ, विश्वकर्मा मतलब कह सकते हो कि ये यूनिवर्स जो है वो सर्वोत्तम स्थान है ह्यूमनिज़्म के लिए, राइट? सो इसको हम बोलते हैं किडवंतो विश्वकर्मा, राइट? आगे बात करते हैं, तो ये थोड़ा-सा आपको टर्म याद रखना है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। इट वाज़ द फर्स्ट हिंदू ऑर्गनाइज़ेशन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था क्या? प्रोजेलाइज़ेशंस इन अ हिंदुइज़्म्स। तो आप कह सकते हो कि
मतलब जो है हिंदुइज़्म को यू कैन से दैट जैसे हम इस्लाम या फिर क्रिश्चियन से अपने जो भी हिंदू भाई थे उनको वापस लेके आ रहे थे, उसी को हम कहते हैं इसको प्रोजेलाइज़ेशंस, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास सम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म। सो क्या-क्या आइडिया हैं उनके वो देखते हैं। द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज इज़ गॉड, ठीक है? एथिकल्स जस्टिफिकेशंस ऑफ एक्शंस आर अ मस्ट। रेज़ ऑफ नॉलेज मस्ट डिस्पेल टू डार्कनेस ऑफ इग्नोर। सो आप कह सकते हो कि जो सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज है यानी कि शुद्ध ज्ञान का जो स्रोत है वो एक्चुअली में ईश्वर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एथिकल जस्टिफिकेशंस ऑफ एक्शन या आप यू कैन से दैट जो कार्यों का नैतिक औचित्य है वो अनिवार्य होना चाहिए। रेज़ ऑफ नॉलेज यानी कि जो ज्ञान की किरणों से अज्ञान का अंधकार दूर होना चाहिए, राइट? आगे बात करते हैं। ओपन्स अ वास्ट नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्फनेज। सो जो अनाथ होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन खोले गए सेंटर्स। सो फर्स्ट दयानंद एग्लो वैदिक ये हमने पढ़ा था अभी स्कूल इन लाहौर 1886 में। 1892 की बात करेंगे तो देयर वाज ए स्प्लिट, ये स्प्लिट हुआ था आर्य समाज इनटू ए गुरुकुल एंड कॉलेज ग्रुप एज ए रेडिकल। सो आपको ये थोड़ा सा याद चलना है कि किस तरीके से ये दो भागों में टूटा था। सो आर्य समाज इनटू गुरुकुल जिसे हम कंजर्वेटिव कह रहे हैं, मतलब कंजर्वेटिव आप अपनी भाषा में कह सकते हो रूढ़िवादी, राइट? एंड कॉलेज ग्रुप जिसे हम रेडिकल कह रहे हैं, मतलब कट्टरपंथी, राइट? आगे बात करते हैं। द लीडर ऑफ द कंजर्वेशन विंग, जो हम रूढ़िवादी की बात कर रहे हैं, ये इसको स्वामी श्रद्धानंद एंड द रेडिकल ग्रुप जो था वो लाला हंसराज देख रहे थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कंजर्वेशंस एंड रेडिकल को कौन देख रहा। तो रेडिकल को लाला हंसराज एंड कंजर्वेटिव आप कह सकते हो स्वामी श्रद्धानंद। ये स्प्लिट जो हुआ था वो ऑफ द लैंग्वेज दैट वाज टू प्रमोट अ काइंड ऑफ फूड ऑफ फॉलोअर्स। तो आप कह सकते हो कि ये जो विभाजन की बात थी वो भाषा को बढ़ावा दिया जाना था कि किस प्रकार का भोजन परोसा जाए, ऐसे कह सकते हो आप, राइट? सो चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है? आपके लिए ये देखना है कि किस तरीके से आर्य समाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये वाला वर्ड्स है द मेन एम इज़ टू मेक यूनिवर्स इज़ द बेस्ट प्लेस बाय ऑल मीन्स ऑफ ह्यूमन बिगिंस टू लाइव इन। सो इसको हम किण्वंतो विश्वकर्मा बोलते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी-सी देख के चलनी है। एक कीवर्ड्स आपको याद रखना है प्रोजेलाइटाइजेशंस, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास है स्वामी विवेकानंद, वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सो इसकी बात करें ये क्यों न्यूज़ में है ये वाली पर्सनैलिटी। So Prime Minister recently visited the Vivekanand Rock Memorial and the Tiruvallur State on the nearby rock and कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया इसलिए न्यूज़ में है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये तो हमें पता है कि हमारे के आप कह सकते हो कि वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं, यू कैन से दैट। सो इनका जो बर्थ था स्वामी विवेकानंद का वो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है? तो उसके रूप में ये जन्म हुए थे जनवरी 12 1863 इन्हें कोलकाता। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो नेशनल यूथ डे के रूप में मनाई जाती है। इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। और पेरेंट्स की बात करेंगे तो विश्वनाथ दत्त, राइट? एंड भुवनेश्वरी देवी। तो ये तो नहीं याद रखना। स्पिरिचुअल गुरु हमें याद रखने हैं रामकृष्ण, राइट? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिनेंट डिसिपल इनके जो थे वो मार्गरेट नोबेल, जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानी जाती हैं। अब थोड़ा-सा हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्वामी विवेकानंद का कंट्रीब्यूशंस एंड लेगेसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करें तो इसे बिल्ड करा गया था 1970 में। मोदी जी भी यहाँ पे गए और ये बिलीव टू बी अ प्लेस वेयर स्वामी विवेकानंद मेडिएट वंस, यानी यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने मेडिएट करा था, ठीक है? और ये सराउंडेड है लक्षद्वीप सी के द्वारा, ठीक है? जो कि वेयर द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन एंड अरेबियन कन्वर्जेंस पड़ता है। आगे बात करते हैं। इट इज़ आल्सो बिलीव्ड टू दी रॉक वेयर गॉडेस कन्याकुमारी प्रे टू लॉर्ड शिवा। तो ये जो जगह है, यहाँ पे गॉडेस कन्याकुमारी ने लॉर्ड शिवा की प्रे की थी। यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया, राइट? आगे बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशंस एंड लेगेसी की। तो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चंस बनते हैं तो कंट्रीब्यूशन से ही बनते हैं पर्सनैलिटी के। सो यहाँ पे है प्रीस्ट वेदांत फिलॉसफी, जिसमें उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांता कह रहे हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी कि जिसमें शामिल हुआ था अद्वैत सिस्टम्स को, ठीक है? एंड विशिष्ट देव सिस्टम्स एंड देव सिस्टम्स को। तो हमें याद रखना है कि किस तरीके से उत्तर मीमांसा की अगर हम बात करें, जैसे हम वेदांता कह रहे हैं, तो उसमें किन-किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो अद्वैत सिस्टम्स आपको याद रखना है, विशिष्ट देव सिस्टम्स एंड देव सिस्टम्स, ठीक है? आगे बात करते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजियस एट शिकागो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमारा शिकागो वाला, जहाँ पे उन्होंने एड्रेस करा था 1893 में एज़ अ हेल्ड ओरेटर्स बाय डिवाइन राइट्स एंड मैसेंजर ऑफ इंडियन विज़डम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी। तो उस टाइम उन्होंने भाषण दिया था कि ईश्वरीय वक्ता या पश्चिमी दुनिया के जो भी भारतीय ज्ञान के संदेश वाहक के रूप में यू कैन से दैट सराहा गया। ऐसे कह सकते हो। जिसे यू कैन से दैट एप्रिशिएट किया गया। मैसेंजर ऑफ इंडियन विज़डम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड्स।
स्टेबलाइजमेंट रामकृष्ण मिशन, ये भी स्टेबलाइज करा गया 1897 में। ये मिशन जो है वो इंगेज करता है वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस, जिसमें आपकी रनिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेज शामिल हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आपने देखे भी होंगे रामकृष्ण मिशन के ये स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट्स, सो 1893 में ही मेट जमशेद टाटा, तो आपको देख रहे हैं आप, जमशेद जी टाटा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इंस्पायरिंग हिम टू स्टेबलाइज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो जो आईआईएससी की बात करेंगे तो उनको इंस्पायर करा गया था बाय दी स्वामी विवेकानंद, राइट, विच वाज फाउंड दी इन बेंगलुरु 1909। क्लियर कट है? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है श्री रतन नवल टाटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये पर्सनैलिटी अभी हमारा साथ छोड़ गई, बट हम इनके बारे में कितना ही गुणगान करें उतना कम है। सो बात करते हैं एस्टीम्ड इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन नवल टाटा हैज पास, अभी तो उनकी अभी डेथ हो गई इसलिए न्यूज में है। सो बात करें अकम्पलिशमेंट्स अंडर हिज एक्सप्लेनरी लीडरशिप के बारे में, तो टाटा ग्रुप जो रेवेन्यू सर्ज हुआ है 5 बिलियन से लेके 100 बिलियन डॉलर तक, आप देख रहे हैं। सो सीधी 5 से गिनती 100 पे खत्म होगी, है ना, इनके राज्यकाल में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि टाटा में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर है। लॉन्च टाटा नैनो, ये तो हमने पढ़ी होगी, गाड़ी देखी भी होगी। टाटा नैनो जो छोटी सी गाड़ी थी और वो 1 लाख के अंडर में आ रही थी, जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी उसको एक फोर व्हीलर को एंजॉय कर पाए। पेटा इंडिया अवार्ड टाटा मोटर्स काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड्स फॉर यूजिंग वैगन इंटीरियर्स इन इट्स एविन्य कंसेप्ट कार्स, ठीक है। अवार्ड्स ने कौन कौन से मिले थे? पद्म विभूषण एंड अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2013। तो देख रहे हैं इतने अवार्ड इन्होंने जीते थे, तो ये पर्सनैलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो आगे चलते हैं फिर हम। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है अवार्ड्स, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। सॉरी बस के लिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस बना है, यस क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें इसके भी तो 2018-19 में ये अवार्ड से भी क्वेश्चंस बने थे, तो उसको हम बाद में टैकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। चलिए। सो क्या है हमारे पास? भारत रत्न, इसकी बात करते हैं। ये क्यों न्यूज में है? सो हुआ क्या है, एक मिनट, यहाँ क्लियर दिख रहा है ना आपको, राइट। सो हुआ क्या है, ये क्यों न्यूज़ में उसका कारण जान लेते हैं। और हमारे लिए सबसे मेन यही है कि हमें जब भी हम कल्चर पढ़ें या आईआर पढ़ें, तो पहले हमें वाई न्यूज़ समझना ज़रूरी होता है। सो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन एंड द अदर रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न। तो आपको समझना है कि इन 3 पर्सनैलिटियों को मिला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, ये क्या है? सो इसको ग्रांटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा टू इंडिविजुअली फॉर द आउटस्टैंडिंग सर्विस अक्रॉस एनी फील्ड्स, ठीक है। रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो इसको मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड करेगा जो भी नाम होंगे। नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस फॉर दिस दिस आर नेसेसरी। रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो रिसिप्टेंस में रिसीव होता है सनद, यू कंसीडर सर्टिफिकेट, जो साइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और अलोंग विद अ मेडलियंस, राइट। नोटेबिलिटी की बात करें तो ये अवार्ड जो है डज नॉट कम विद एनी मॉनेटरी ग्रांट्स, तो ये मॉनेटरी ग्रांट्स के अंडर में नहीं आता, ये आपको समझना है। इसका स्टेबलाइजमेंट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जनवरी 2 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देख लिया। आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, रेगुलेशन। तो आर्टिकल जो 18 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट करता है आवडीज, जो भी अवार्ड्स मिलते हैं आवडीज, फ्रॉम द यूजिंग भारत रत्न एज द टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ देयर नेम्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से वो प्रीफिक्स और सफिक्स में अपने नेम को यूज नहीं कर सकते, राइट। आगे बात करते हैं, ये अलाउ करता है टू इंक्लूड अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इन देयर बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड्स एंड लेटर हेड्स, राइट। सो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हमें समझनी है, क्रिटिकल है कि किस तरीके से परमिशन है आपको भारत रत्न जो मिला है आपको उसको अपने नाम के आगे लगाने या पीछे लगाने में। तो जैसे भी आपने सचिन तेंदुलकर नाम सुना होगा, तो उनको भी मिल चुका है, बट क्या उनको भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ना पीछे लगा सकते। तो वही सारी कहानी है। यहाँ पे 18 जो है ना, वो ये प्रोहिबिट कर रहा है कि भई आप जो भारत रत्न शब्द है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप, राइट? उनके नाम में कोई भी शीर्षक या उपसर्ग या फिर प्रत्यय ये सब यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो कहता है, वो ये कहता है कि उन्हें अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड्स, राइट? लेटर हेड्स, ठीक है? सो जैसे वो उनका बायोडाटा या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड्स होता है, आदि में राष्ट्रपति द्वारा जो भी भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है, उसे वो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये थोड़ा-सा आपको आर्टिकल 18 ज़रूर समझना है, क्योंकि हम एमसीक्यू को यहीं से टैकल करेंगे। इनिशियली अवार्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर सीवी रमन्स एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर वा फर्स्ट रिसिपिएंट थे भारत रत्न, जिनको 1954 में मिला। नोटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये अवार्ड जो है ओपन है नॉन इंडियन के लिए,
ठीक है? एज़ ए डेमोंस्ट्रेट बाय द लाइक द मदर टेरेसा एंड खान अब्दुल गफ्फार खान्स एंड नेल्सन मंडेला। सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। अब देखिए हमारे लिए क्या होता है कि भई हमें ये लगता है कि भारत रत्न जो है वो ओनली इंडियन लोगों को दिया जाता है। नहीं भाई, नॉन इंडियन को भी दिया जाता है, तो ये चीज़ हमें देख लेनी है। यहाँ पे एक छोटी-सी भाषा में निकाल लेना कि इंडियन एंड नॉन इंडियन दोनों के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इनिशियली ये अवार्ड जो था वाज़ नॉट कन्फर्म्ड पोस्टहुमसली बट इट चेंज्ड इन 1966 की शुरुआत में ये जो पुरस्कार था, वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में इसमें परिवर्तन हो गया। कुल मिला के ये है, ठीक है? तो पोस्टहुमसली ये हमें देखना है। आगे जो यंगेस्ट रिसिपिएंट एंड फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन है, जिनको ऑनर करा गया था, वो सचिन तेंदुलकर। अभी मैं इनका ज़िक्र कर रहा था 2014 में। मैक्सिमम ऑफ देयर अवार्ड कैन बी गिवन ईच ईयर, ठीक है? विद द एक्सपेक्शन अकरिंग दिस ईयर 2024 एंड इन 1999 व्हेन द 5 एंड 4 इंडिविजुअल रिसीव द ऑनर रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 तो पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अब बात आप कह सकते हो कि 2024 से 99 में किस तरीके से 5 और 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। डिज़ाइन क्या है भारत रत्न मेडल्स की, तो बड़ा थोड़ा-सा देख लेते हैं। शेप एंड इंस्क्रिप्शन इस तरीके से आपको दिखेगा ये। सो ये डिज़ाइन है टू द शेप ऑफ पीपल लीफ के रूप में विद द भारत रत्न, जिसपे इंस्क्राइब करा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट को, ठीक है? और वीनत उसके वहाँ दिखाया गया है सन ब्रस्ट को, राइट? ये कह सकते हो आप। अच्छा, आगे हमारे पास रिवर्स साइड की बात करेंगे तो इट फीचर द यहाँ पे सत्यमेव जयते। तो मेन चीज़ आपको देख लेनी है कि सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है इसपे, राइट? यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, प्लेस अंडर ए इंस्क्रिप्शंस ऑफ द स्टेट एम्बल, ठीक है? और स्टेट एम्बल भी लिखा हुआ है, जो हम देखते हैं इस तरीके से। आगे बात करेंगे मटेरियल की, तो द एम्बल, सन्स, रिम ऑफ द अवार्ड्स आर मेड ऑफ द प्लैटिनम। ये प्लैटिनम के बने हुए हैं, जो भी एम्बल है, सन है या रिम है, ठीक है? आगे व्हाइल द इंस्क्रिप्शन जो है वो वर्निश्ड ब्रोंज में है, ठीक है? प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड है एट कोलकाता अलीपुर मिंट्स में, राइट? तो इतना नहीं याद रखना है, बस हमें ये देखना है कि इसमें सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। कितना मटेरियल है, एम्बल, सन्स, रिम्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट्स का यूज़ करा गया है। ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बना था, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ आपको। अब आपको जान के लगेगा कि यार क्वेश्चन जो है इस तरीके से कंपेयर करके बनाया गया था। हालाँकि इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। दिख रहा है ना क्लियर यहाँ पे, राइट? सो श्योर दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास, भारत रत्न पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई ये तो नहीं है ना। आगे पद्म अवार्ड व्हिच वर इंस्टीट्यूट्स इन ईयर 1954, इसको सस्पेंडेड करा गया ओनली वन्स टाइम्स। हो सकता है भाई एक बार हुआ हो या 3 बार हुआ हो। द भारत जो भारत रत्न अवार्ड है नंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये भी हमने पढ़ा था कि भाई वो 5 ईयर जो है 5 इन अ, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है। वो भी हमने देख लिया था। सो यहाँ पे हमें देखना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जब भी आप यूपीएससी के पीवाईक्यू टैकल करें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। ये 2021 का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को टैकल करने का सीधा सीधा ये है कि जब भी आपको ईयर दिए हों या फिर आपको डिजिट दिए हों, संख्या दी हो, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सीधा सीधा दिया है कि भारत रत्न पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नहीं है मेंशन, तो ये हमारा पहला वाला गलत। पहला वाला गलत होने से तो ये तो क्लियर कट है, राइट? सॉरी, यहाँ पे नोट में लगा रहे हैं ना हम, तो ये तो नहीं होगा। एलिमिनेट क्यों करेंगे इसमें। पद्म अवार्ड की बात करेंगे तो ये सस्पेंड हुआ था 3 टाइम्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम मैक्सिमम इसमें हमें पता ही था कि इसमें 3 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है, राइट? सो ये श्योर शॉट है कि हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हम नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सो क्या है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है नोबेल फाउंडेशन, जो कि स्टॉकहोम है उनके द्वारा, है ना? स्वीडन्स। और ये बेस्ड होता है ऑन द लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 1895। तो आप कह सकते हो कि अल्फ्रेड नोबेल के बेसिस पे इसको बनाया जाता है नोबेल प्राइज़ को। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी कैटेगरी की, तो किन-किन कैटेगरी में दिया जाता है। सो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यही है पीटी 365 की एक खास बात, कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है? अगर ये 3 अवार्ड की बात करेंगे तो इनको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर की बात करेंगे तो इसे स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, ठीक है? मेडिसिन एंड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट्स स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा जाता है। और पीस की बात करेंगे तो ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, राइट? तो ये हमें देख लेना है एक बारी। और कितने फील्ड हैं आप देख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? तो 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे बात करते हैं विनर रिसीव की। तो नोबेल इसमें क्या-क्या मिलेगा? नोबेल डिप्लोमा, एक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, मेडल्स मिलेगा एंड कैश प्राइज में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर्स मिलते हैं। 2024 विनर की बात करेंगे तो लिटरेचर में साउथ कोरिया ऑथर्स हैन हैंग कैंग, उसको मिला है।
मेजर वर्क इनका था वेजिटेशंस, व्हाइट बुक्स एंड ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीक लेजेंड्स के। पीस में अगर बात करें तो जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशंस न्यूहोन इराइंको को मिला है। इनका मेजर वर्क जो है वो एफोर्ट टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करना। क्लियर कट है? नोट द अदर नोबेल प्राइज हैज़ बीन कवर्ड इन द रेस्पेक्टिव ये यहाँ पे दे भी दिया है कि भई वो पीटी 365 में कवर करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग में। दी यही होता है कि भई हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा एक रफली आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट एक बारी माइंड में फीड कर लेना है, ठीक है? क्वेश्चंस यूपीएससी में जब भी बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। आगे बात करते हैं हम अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड की, तो कौन-कौन से हैं जैसे पद्म अवार्ड अभी मैं ऊपर इसका क्वेश्चन हमने टैकल किया था। सो ये क्यों न्यूज़ में है? तो प्रेसिडेंट ने कन्फर करा है पद्म अवार्ड एट ए राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए गए तो उनके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। अब हम पद्म अवार्ड के बारे में बात करते हैं, तो इसको इंस्टीट्यूट करा गया था 1954 में। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडियन अवार्ड है, जिसको अनाउंस किया जाता है एनुअली रिपब्लिक डे पे। ये आपको थोड़ा-सा समझना है। गिवन इन द 3 कैटेगरी पद्म विभूषण और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में, ठीक है? अब पद्म भूषण की बात करेंगे तो इसमें फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, मतलब आप कह सकते हो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, राइट? पद्म भूषण की बात करेंगे तो ये आप कह सकते हो हाई ऑर्डर सर्विस के लिए दिया जाता है और पद्मश्री जो है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मतलब आप कह सकते हो विशिष्ट सेवा के लिए। क्लियर कट है? अब किन-किन फील्ड में दिया जाता है तो ये आर्ट, मेडिसिन्स, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। तो आपको याद रखना है कि पद्म अवार्ड जो है वो इन कैटेगरियों में दिया जाता है। आर्ट होनी चाहिए, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, राइट? नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टुमोसली आप कह सकते हो कि आमतौर पर यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भारत रत्न दिया जाता है? यस। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है यहाँ से। हाउएवर इन अ हाई डिजर्विंग केसेस में कुछ हाई डिजर्विंग केसेस में गवर्नमेंट कुड कंसीडर गिविंग ए अवार्ड पोस्टुमोसली मतलब कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मरणोपरांत कुछ केसेस में दे सकती सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो मरणोपरांत कुछ केसों में मिल सकता है। आगे बात करते हैं ये अवार्ड राइट अवार्ड डज़ नॉट अमाउंट टू अ टाइटल कैन नॉट बी यूज्ड एज़ ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू नेम। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं भई। पुरस्कार कोई भी उपाधि नहीं है और इसका उपयोग आप नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, राइट? तो इसका क्वेश्चन हमने पहले ही टैकल कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे हमारे पास अनुभव अवार्ड, तो इसके बारे में देखते हैं। ये 7th एनुअल अवार्ड सेरेमनी है, जो कि हेल्ड हुई है कहाँ पे? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में, इसलिए न्यूज़ में है। अनुभव अवार्ड किसको दिया जाता है? ये दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा। बेस्ड क्या है इसका? तो अनुभव राइट यूपीएस एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस बाय रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर ऑन अनुभव पोर्टल्स। बाद आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है कि भई अनुभव क्या है आपका, ठीक है ना? तो वही सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं इसका मेन एम क्या है अनुभव अवार्ड का? तो ये प्रोत्साहित करता है गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इन द फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय रिटायरिंग एम्प्लॉइज़। तो कुल मिला के ये है कि अनुभव में रिटायरिंग एम्प्लॉयी ही एलिजिबल होते हैं, यू कैन सी दैट। आगे हमारे पास ग्लेंटियर अवार्ड्स तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं, ठीक है? सो क्या है जिसे हम वीरता अवार्ड भी कह सकते हैं। सो क्या है देखते हैं इसको। प्रेसिडेंट ने अप्रूव करा है 103 गैलेंट्री अवार्ड्स को टू आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए पर्सनल ऑन इंडिपेंडेंस डे 2024 तो किया गया था वीरता अवार्ड्स को। अब हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ अवार्ड्स तो आप वरीयता क्रम में जैसे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। तो आपके लिए यहाँ पे आप इनके थोड़े से आपको क्रम वाइज़ याद रखना है, किस तरीके से पहले परमवीर चक्र फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, है ना? इसी तरीके से वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। और ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, पहले रिपब्लिक डे पे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पे। आप कह सकते हो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे तो परमवीर चक्र, वॉर टाइम्स आप कह सकते हो कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनको इंस्टीट्यूट करा गया था 1950 में। और अशोका चक्र क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 इनको इंस्टीट्यूट करा गया था 1952 में। लेटर इनके नेम चेंज करे गए, जैसे अशोका चक्र, ये जो कि अशोका चक्र क्लास फर्स्ट था, वो अशोक चक्र हो गया। सेकंड की बात करेंगे वो कीर्ति चक्र हो गया और जो थर्ड था वो शौर्य चक्र हो गया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। और अगर आप बात करें दीज़ आर पीस टाइम्स गैलेंट्री अवार्ड तो आप कह सकते हो कि ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। कौन से वाले? जो अशोक चक्र वाले हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अशोक के नाम पे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से परमवीर चक्र और अशोक चक्र इनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको जो परमवीर चक्र मिल रहा है ना, ये आप वॉर टाइम कह सकते हो, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से। इसी तरीके से महावीर चक्र, है ना? ये भी वॉर टाइम की बात करता है और जो वीर चक्र है, ये आपकी किसकी बात करता है? आप कह सकते हो वॉर यानी कि युद्ध की। युद्ध में जो आपको अवार्ड मिलेंगे, तो वो ये 3 मिलेंगे, परमवीर, महावीर एंड वीर। बट बाद बाकी जो बचे आपके, अशोक, कीर्ति एंड शौर्य,
ये आपके आप कह सकते हो अशोका चक्र के पार्ट्स हैं, जो कि आपको शांति के लिए दिए जाएँगे। तो आप कह सकते हो कि जो वीरता पुरस्कार है, वो 2 भागों में बाँटा जाता है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब बाहुबली जो होते हैं वो फाइट कर रहा होता है, तो उस टाइम वो कुछ इनोसेंट लोगों को बचा लेता है, तो वहाँ पे वो पीस का काम करता है। तो पीस और वॉर टाइम, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि पीस में जो है वो आपके अशोका के पार्ट्स रहेंगे, उसमें जैसे अशोक चक्र, कीर्ति और शौर्य। बट वॉर में आपको याद रखना है कि परम, महावीर एंड वीर। वो सेंस से भी लग रहा है ना अगर हम सेंस लगाएँगे थोड़ा-सा तो, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड। तो 70 नेशनल फ़िल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 इसको अनाउंस करा गया था, तो वो थोड़ा-सा हम देखते हैं। सो इसको स्टेबलाइज़ करा गया था 1954 में, किसको? नेशनल फ़िल्म अवार्ड को और इनिशियली इसे हम स्टेट अवार्ड के नाम से जानते थे। 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल्स होते हैं, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स, 12 सिल्वर मेडल्स होते हैं फॉर रीजनल फ़िल्म के लिए, जो प्रेज़ेंट किए जाते हैं इन द अर्लियर ईयर में। अवार्ड जो होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डायरेक्टर्स ऑफ द फ़िल्म फेस्टिवल सिंस 1973 से। अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, फीचर्स फ़िल्म, नॉन फीचर फ़िल्म्स एंड बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। आगे मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड की बात करेंगे, तो ये नेशनल फ़िल्म अवार्ड के साथ-साथ स्टेट ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन हेल्पफुल इन द फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, राइट? चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास यूनेस्को प्रिक्स वर्सलिन्स अवार्ड्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे है समृद्धवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट मेमोरियल म्यूजियम है, जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है यूनेस्को प्रिक्स वर्सिलियस अवार्ड्स के लिए। तो आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि जो समृद्धवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है, इसको शॉर्ट लिस्ट करा गया है इस अवार्ड्स के लिए। अब बात करते हैं हम प्रिक्स वर्सिलियन अवार्ड्स के बारे में। सो इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं। इसको ग्रांटेड किया जाता है एनुअली एट ए यूनेस्को सिंस 2015 से। प्रिक्स वर्सिलियंस की बात करेंगे तो इसमें आर्किटेक्चर्स अवार्ड, उसके साथ आप कह सकते हो फाइनेस्ट कंटेम्परेरी अचीवमेंट्स वो भी शामिल होता है। कैटेगरी की बात करेंगे तो इसको अवार्ड को कैटेगराइज़ करा गया है 24 वर्ल्ड टाइटल, जिसमें एयरपोर्ट्स, कैंपस, पैसेंजर स्टेशंस, स्पोर्ट्स, म्यूजियम, एम्पोरियम्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो आप कह सकते हो कि भई किस तरीके से जो है उनको कैटेगराइज़ करा गया है। अगर आप सेंस भी लगाओगे कि वर्सेलियंस की बात करेंगे तो इसमें वो चीज़ होंगी जो सोशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो प्रोजेक्ट मस्ट बी इनोवेटिव, क्रिएटिव, रिफ्लेक्टिव लोकल हेरिटेज को लेके एंड इको एफिशिएंट होना चाहिए और ये प्रमोट करता है सोशल इंटरेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन को। यही बात मैं आपसे कह रहा था, राइट? तो ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है। इसमें ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर अगर मैं अदर रिकॉग्निशन इंडियन प्रोजेक्ट की बात करें, तो दिसंबर 2023 में जैसे कोमगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, कर्नाटका, इसको यूनेस्को 2023 फिक्स वर्सिलियन में यू कैन से दैट नॉमिनेट करा गया था। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है, बट आपको अभी याद रखना है कि किसको बोला गया है, तो वो है स्मृति विन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम्स। आगे बात करते हैं हम स्मृति विन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम्स की। तो ये 2001 में गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम्स के रूप में मनाया गया। मतलब कह सकते हो कि आप 2001 में जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उस टाइम इसको यू कैन से दैट बिल्ड करा गया। म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट हुआ 2022 में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 2001 में गुजरात में क्या हुआ था कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था वो 7.9 ऑन द रिक्टर स्केल पे था, वो एज़ द एपिसेंटर्स, और जो भुज था वो एपिसेंटर था। लोकेशन की बात करेंगे तो ये भुजियो दुंग हिल्स गुजरात में, व्हिच आल्सो हार्बर्स भुजी फोर्ट्स, जिसको राव गोडजी के द्वारा बनवाया गया, ठीक है? 1723 में, और इसका नेम जो है भुजंग नाग कर दिया गया एज़ लाइक द स्नेक टेम्पल, ठीक है? आगे है मियावाकी फॉरेस्ट, तो मियावाकी मेथड तो हमसे पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट है, ठीक है? आगे बात करते हैं मियावाकी मेथड्स, तो ये तो हम पहले वैसे ही पढ़ चुके हैं। इसको डेवलप किया गया जापानीज़ बोटैनिक कीरा मियावाकी के द्वारा। इसमें इन्वॉल्व होता है प्लांटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटिव ट्री इन अ क्लोज़ प्रोक्सिमिटी, जो कि प्रमोट करते हैं रैपिड ग्रोथ एंड बायोडायवर्सिटी। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इसका यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट? अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के बारे में। तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1972 में अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस ड्यूरिंग यूनेस्को 7th सेशन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? और 5 सीज़ इसमें क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिटी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बात करें इसका मेन काम क्या है? सो इसका रोल जो है वो फाइनल डिसीजन लेना किस पे? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शंस पे, मैनेज करना वर्ल्ड हेरिटेज फंड्स को और प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सहायता जो होगी, जो भी उसकी स्टेट पार्टी हैं उनको। मॉनिटर करना कंजर्वेशन रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड साइट्स, ठीक है? मेंबर की बात करेंगे तो इसमें लगभग 21st स्टेट पार्टी जो है वो इलेक्टेड करती है बाय द जनरल असेंबली फॉर द 6 ईयर के लिए। इंडिया भी इसमें इलेक्टेड है 2021 और 25 टर्म के लिए। अब 2 और पार्टनर मिल जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशंस एंड रिस्टोरेशंस ऑफ द कल्चर
प्रॉपर्टीज एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये दो उसके पार्टनर्स हैं, तो ये थोड़ा सा हमें देखना है, हालांकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे हमारे पास क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022 टू बी कन्फर्ड ऑन इमिनेंस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। तो आप कह सकते हो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये प्रेजेंट होता है एनुअली बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स। ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट हुआ था 1969 में, ठीक है, बाय बर्थ ऑफ कौन, दादा साहब फाल्के के बर्थ पे, और कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आपको ये भी याद रखना है कि दादा साहब फाल्के को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसमें जो ऋषि मिलता है गोल्डन लोटस, आप कह सकते हो स्वर्ण कमल, ठीक है, एंड सॉल मिलती है। कैश प्राइज आप बात करें तो 10 लाख मिलते हैं। सम नोटेबल विनर की बात करें तो जैसे सत्यजीत राय हैं, अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत हैं, राइट, एंड वाहिद रहमान है। तो इनको ये अवार्ड मिल चुका है। अब नॉमिनेट करा गया है मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए अब बात करते हैं हम ट्राइब्स की, ठीक है। तो क्या ट्राइब से यूपीएससी में क्वेश्चंस बने हैं? यस। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 2017 में बना है, राइट? ये मैं यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। सो हम उसको भी देखेंगे। अब चलिए हम सीधा आते हैं, पहले ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन-कौन सी ट्राइब न्यूज़ में। तो जैसे आपको मिलती है यहाँ पे सहारिया ट्राइब्स जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट्स में मिलेगी आपको। तेवा ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये असम एंड मेघालय में मिलेगी आपको, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। उसके बाद है हमारे पास आपातानी ट्राइब्स या फिर आप कह सकते हो नीसी ट्राइब्स, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। उसके बाद हमें मिलती है कोन्याक ट्राइब्स, ये मिलेगी हमें नागालैंड्स में। उसके बाद मिलती है पाउमाई नागा ट्राइब्स, ये मणिपुर में। लोसाई ट्राइब्स या ब्रू कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये मिलेगी हमें मिर्ज़ापुर या त्रिपुरा में। उसके बाद है जुंग्स एंड मनकेडिया ट्राइब्स, ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। मुरिया ट्राइब छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको। ट्राइब्स आप कह सकते हो आदिवासी, राइट? उसके बाद हमें मिलता है सोलिगस ट्राइब्स या जैनु पूर्वा ट्राइब्स, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। उसके बाद मिलती है इरुला ट्राइब्स, ये तमिलनाडु एंड केरला में। उसके बाद मिलती है सोमपेन ट्राइब्स, अंडमान एंड निकोबार्स में, राइट? तो कोंडा रेड्डी ट्राइब्स एंड कोया ट्राइब्स, ये मिलेगी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। तो ये ट्राइब्स हमें याद कैसे करनी होती है? याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा-सा इसको जो भी मैप है, इसको आप कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मॉर्निंग में जब आप उठें तो इन ट्राइब्स को एक बारी देखते रहें कि कौन-कौन सी ट्राइब यूज़ में है। अब थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन्स आपको लगा के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन्स बना कैसे था। सो यहाँ क्वेश्चन्स या क्लियर कट दिख रहा है ना आपको? चलिए मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट? जैसे फर्स्ट मिल रहा है हमें थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो आप कह सकते हो कि जो थारू ट्राइब्स है वो फाउंड है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में। उसके बाद इरूला जो है, इरूला, चेंचू एंड सोमाली ट्राइब्स, ये केरला में। गर्सिया ट्राइब्स है वो फाउंड है गोवा में, तो ये गोवा की नहीं है, ये मेरे को पता है। गद्दी ट्राइब्स है, ये नोमाडिक हर्डर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के, राइट? सो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन एक्चुअली में यूपीएससी सीपीएफ का है, बट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारा थर्ड तो श्योर शॉट गलत है, बट हाँ, चौथे से हम आइडिया लगा सकते हैं कि चौथा हमारा सही है। तो चौथा सही होने से तो ये तो हमारा गलत हो गया, राइट? दूसरी की अगर हम बात करें, थारू ट्राइब हमने थोड़ी बहुत कहीं न कहीं देखी होगी, तो ये सही है हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर मिल जाता है हमें गर्सिया जो ट्राइब्स है वो एक्चुअली में गोवा की नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हमारा श्योर शॉट है कि गलत है। तो थर्ड गलत होने से हमारा आंसर निकल रहा है इसमें 1, 2 एंड 4। तो ये एक्चुअली में ये थोड़ी-सी एक आध ट्राइब्स जो है वो स्टेट में गलत दे देगा। हालाँकि देखा जाए तो उसमें से आप नहीं निकाल सकते, बट हाँ, ये गर्सिया जो ट्राइब्स है ना वो गोवा से तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। आप कह सकते हो कि गड़ासिया मतलब जो गड़ासी टाइप की होती है जिससे हम घास वगैरह काटते हैं, ऐसे चीज़ लगा सकते हो थोड़ा-सा। तो ये राजस्थान साइड में ज़्यादातर मिलती हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान है, नॉट अ गोवा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा-सा इनको पढ़ लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा इन ट्राइब्स के बारे में। जैसे अब पता नहीं ट्राइब्स अभी हम पढ़ रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि रिसर्चर फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ऑन्स फ्रॉग फ्रॉम द टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसका जो नाम है आफ्टर द आपतानी कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो नाम है वो आपतानी कम्युनिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहती है उसके नेम पे है, राइट? अब पता नहीं ट्राइब्स की बात करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है हमें। ये जो ट्राइब है वो जीरो वैली में फाउंड होती है, जैरो वैली में, जिसको हम इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल एंड कार्ड से ओलियान के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो रीजन्स है वो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है एज अ लिविंग ऑफ कल्चर लैंडस्केप, ठीक है। मेजर फेस्टिवल यहाँ पे जी एंड म्योक मनाया जाता है। और डांसिंग की बात करेंगे तो दमिंदा एंड प्री डांस यहाँ पे होता है अपटानी ट्राइब्स का। चलिए आगे बात करते हैं फिर मिलती है हमें पुमाई नागा ट्राइब्स। तो इसके बारे में बात करें कि ये क्यों न्यूज़ में है, तो पुमाई नागा ट्राइब्स जो है, जो पुरुल विलेज ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर हैज़ बीन हंटिंग। तो अभी यहाँ पे हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स जो है उसको
बिल्कुल बैन कर दिया गया है इसलिए न्यूज़ में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा हम पुमाई नागा ट्राइब्स के बारे में, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स है मणिपुर की। और जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करेंगे तो ये मणिपुर एंड नागालैंड्स में पड़ती है। आगे बात करें पाउली, यू कैन से दैट पोट्री एंड पुटाई का मतलब है पाउ साल्ट प्रोडक्शंस। लैंग्वेज यहाँ पे पाउला बोली जाती है। आगे हमारे पास है लोसाई ट्राइब्स, तो इसके बारे में बात करें ये क्यू न्यूज़ में है। तो रेयर हेमी पैरासिस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसे हम पैंथ्रोस्पर्म्स लुसिडियम्स बोलते हैं हैज़ बीन फाउंड। ये फाउंड हुआ है कहाँ पे? पवनकुपी नेशनल पार्क ऑफ मिर्जापुर में। अगर हम बात करें लोसाई रोम्स की, तो ये लोसाई ट्राइब्स ऑफ मिज़ोरम के नाम पे पड़ा। लोसाई ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये कुकी चिन ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, जिसे हम मंगलोइड्स ओरिजिन भी बोलते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इनका जूम एंड ऑरेंज कल्टीवेशन है। जूम का मतलब होता है एक जगह आपने खेती कर ली, फिर आपने दूसरी जगह भी खेती कर ली, ठीक है? वहाँ उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। लुसाई है, इन्हें हेड हंटर कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलर डांस इनका जो है वो बैम्बू डांस है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। फिर मिलती है हमें कोन्याक ट्राइब्स, तो कोन्याक यूनियन अपेक्स बॉडी है कोन्याक कम्युनिटी ठीक है? तो अभी वो नागालैंड्स गवर्नमेंट जो है इंटरवेन कर रही है, रेक्टिफाइंग दीज़ इनॉर्मस बाउंड्री लाइन्स इन द गूगल मैप, तो इसलिए न्यूज़ में। कोन्याक ट्राइब्स की अब देखिए आपसे न्यूज़ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भैया ये एक्चुअली में इसकी लोकेशन क्या है? तो ये मंगलोडे ओरिजिन है ये भी। बिफोर क्रिश्चियनिटी दे प्रैक्टिस एनिमिज़्म, तो कुल मिला के ये है कि क्रिश्चियनिटी से पहले वो एनिमिज़्म में प्रैक्टिस करते थे और उनकी जो वर्शिप थी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं नेचर के, उनकी किया करते थे। कोन्याक लैंग्वेज है वो नॉर्दर्न नागा सब ब्रांच ऑफ साल सपनी सिनो तिब्बतन से है। दे आर नोन एज़ द हेड हंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है? और ये पैट्रियार्चल सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे पितृ को ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद मिलती है नाइसी ट्राइब्स, तो इसकी बात करें तो कवक बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम नाइसी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये क्यों न्यूज़ में है कि भाई कवक जो है वो फर्स्ट वुमन हो गई हैं इस ट्राइब्स की, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, जो कि उन्होंने स्केल करा है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है? अब नाइसी ट्राइब की बात करेंगे तो ये प्रीवियसली डफला के नाम से भी जानी जाती है। ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। इट इज़ नाइदर बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम नॉर स्ट्रैटिफाइड इनटू क्लास। आप ये भी कह सकते हो कि ये कास्ट सिस्टम में बेस नहीं है इसका और ना ही ये डिवाइडेड है, ठीक है? पोलिगनी इज़ अ प्रेवलेंट एंड लॉन्गेस्ट इज़ मेजर फेस्टिवल्स, तो थोड़ा-सा आपको ये भी देख लेना है। नाइसी बिलीव्स करते हैं दे आर डिसेंडेंट ऑफ अब्बू टानी, यानी कि वो अब्बू टानी के डिसेंडेंट हैं, ठीक है? ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे ऑन द अर्थ। हेंस नियसी द गेलो एंड अप्तानी कॉल्ड देमसेल्फ टू ए तानी ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, राइट? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। आगे मिलती है ब्रो कम्युनिटी, तो ब्रो आप थोड़ी-सी चाय वगैरह पीते होंगे जो आती है कॉफ़ी, उसी से थोड़ा सेंस लगाएँगे। ये पहली फर्स्ट टाइम ब्रो बोर्ड्स एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज़ी इन द त्रिपुरा लोकसभा इलेक्शन। तो अभी आप कह सकते हो कि ब्रो कम्युनिटी ने पहली बार जो है वोट डाले हैं त्रिपुरा लोकसभा इलेक्शंस में, इसलिए न्यूज़ में है। आप कह सकते हो कि ये ब्रो कम्युनिटी है, ये हिस्टोरिकल रिसाइडेड इन द मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न असम। तो ये शुरू से ही मिज़ोरम, त्रिपुरा और सदर्न असम में रह रहे थे। इनकी जो रिलिजियस की बात करें तो त्रिपुरा जो है उनको कैटेगराइज़ करता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ब्रू कम्युनिटी जो है वो पीवीटीजी में काउंट होती है। मतलब पीवीटीजी का मतलब है जहाँ बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं। दे आर एथिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द मिज़ोरम्स से, ठीक है? लगभग 30 हज़ार ब्रो फील्ड मिज़ोरम फॉलोइंग एथनिक क्लैशेस विद द मिज़ो ट्राइब्स इन 1997 से। तो आप कह सकते हो कि एथनिक क्लैशेस भी हो रही थी मिज़ो एंड मिज़ोरम ट्राइब से। सो वर फोर्स्ड टू लिव इन द रिफ्यूजी कैंपस इन त्रिपुरा, और वो कहाँ रह रहे थे? यू कैन से दैट रिफ्यूजी कैंपस त्रिपुरा में, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है, ज़्यादा नहीं है। फिर हमारे पास तिवा ट्राइब्स, तो इसकी बात करेंगे तो इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो ये असम एंड मेघालय में मिलता है, ठीक है? और इसका कुछ पार्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड्स में है। लैंग्वेज इनकी तिवा है जिसे हम लुलुंग बोलते हैं, ठीक है? और ये तिब्बतो-बर्मन लैंग्वेज फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस इनकी सदूर है फॉर द मेन के लिए एंड ब्रैप अराउंड द क्लॉथ, मतलब क्लॉथ को सब तरफ से अपने बॉडी पे घेर लेना, एंड मेखला चादर्स फॉर द वुमेन, ये मेखला चादर, ठीक है? अब बात करते हैं ट्राइब्स ऑफ ईस्ट इंडिया की, तो जैसे हमें मिलता है ज्यूइंग ट्राइब्स, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी इन्होंने अप्रूव करा है हैबिटेट राइट फॉर द जंगल्स ऑफ क्यूंजार एज अ पीवीटीजी इन ओडिशा। तो अदर ट्राइब्स हैं जैसे जंग्स ऑफ जयपुर, पौड़ी अवांस इन देवघर एंड उड़ीसा, भारिया पीवीटीजी इन मध्य प्रदेश एंड कमार पीवीटीजी एंड वैगा पीवीटीजी इन छत्तीसगढ़, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। ज्यूइंग ट्राइब्स उड़ीसा की बात करेंगे तो ये नेटिव हैं कहाँ के? यू कैन से दैट पल्हार्स इन अनुगुल्स एंड प्लेन्स ऑफ द डिंगनाल्स, दे आर डिवाइडेड इन हिल्स जिसे हम तानिया एंड प्लेन भगोड़िया यू कैन से जॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑक्यूपेशन इनका सिफ्टी कल्टीवेशंस है और डेकोरेटिव कॉम एंड तम्बाकू केसेस में। अब हैबिटेट राइट की बात करेंगे तो अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेल्स रिकॉग्निशंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एफआरए, तो इसके अंदर इनका राइट्स है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास है मूरिया ट्राइब्स, तो थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है।
तो मूरिया ट्राइब जो है वो प्रैक्टिस करती है दैदा ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग सीड्स। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए दैदा टेक्निक को यूज़ किया जाता है मूरिया ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है? अच्छा, थोड़े-से अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, तो ये छत्तीसगढ़ में मिलेंगी और मूरिया रिबेलियन ऑफ बस्तर 1876 में हुआ, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको देखना है। और दैदा मेथड है क्या? तो इसमें क्या होता है कि सीड जो होते हैं उनको रैप्ड कर दिया जाता है लीव्स के द्वारा, लीव्स मतलब पत्तियों के द्वारा, और पैक कर दिया जाता है टाइटली, लुक लाइक ए बंडल, तो वो बंडल की तरह दिखते हैं, एंड उनको बोविन कर दिया जाता है सेली लीव्स के द्वारा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा देखना है। बेनिफिट्स इससे क्या होता है, प्रोटेक्शंस ऑफ सीड फ्रॉम द पेस्ट एंड बार्ड्स। तो जो भी सीड्स होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं, वो कीड़ों से बचे रहते हैं, व्हिच कैन बी स्टोर एंड यूज्ड अप टू 5 ईयर, और उन्हें आप 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है मनकीडिया ट्राइब्स। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो द हैबिटेट राइट आर फॉर्मली प्रोवाइडेड टू मनकीडिया ऑफ ओडिशा अंडर द एफआर एक्ट 2006, ठीक है? तो इनको ये एक राइट्स मिला है, ठीक है? जो जो एक्ट है उसके थ्रू। मिनकीडिया ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। सेमी नोमैडिक सेक्शन ऑफ बिरहोर ट्राइब्स है, और ये स्किल इनका जो है वो कैचिंग मंकी, मतलब ये बंदरों को पकड़ते हैं, एंड ट्रैपिंग स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ये रहते हैं डोम शेप्ड लीफ हट्स में, जिसे हम कुम्मा बोलते हैं। मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। अब कुछ हम साउथ इंडिया ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे सोलीगढ़ ट्राइब्स है। तो ये जो ट्राइब है वो आइसोलेटेड ट्राइब्स है कम्युनिटी, जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है? ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग करते हैं। ज़्यादातर जो ट्राइब्स है ना वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या हंटिंग ही करती हैं, और इनका जो स्पीक है वो सुलेंगा है, वन ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज में। ट्रेडिशनल फेस्टिवल की बात करेंगे तो जैसे रोटी हब्बा, हसारागी हब्बा एंड मैरी हब्बा एंड गौरी हब्बा, ठीक है? अदर डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें देखना है कि ये सोलिगस बिकम द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो लिविंग है टाइगर रिजर्व्स टू गेट ए लीगल राइट्स टू फॉरेस्ट इन 2011, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं देखना है, बस ये फिनिश होने वाली है। अब थोड़ी-सी लोकेशन देख लेते हैं। कोंडा रेड्डी ट्राइब्स वेरी इंपोर्टेंट, अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी। तो इसकी जो अगर बात करें तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो ये जो ट्राइब्स है वो शेयर कर रही है इंडिजिनियस नॉलेज उनके पास जो भी है, वो इंडियन रूरल ट्रीज़ लॉरेल्स ट्री के बारे में विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल, ठीक है? तो इसलिए न्यूज़ में ये भी पीबीटीजी में है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, रिवर गोदावरी के पास, ठीक है? थोड़ा देख लेना है हमें। अब बात कर लेते हैं हम इंडियन लॉरेल ट्री के बारे में। तो ये सॉरी, थोड़ा देखना है हमें। ये डेसीडिया ट्री है, जो कि ग्रोइंग होता है, लगभग 30 मीटर टॉल, आपने देखा भी होगा। और इसका मेन काम है कि ये पानी को स्टोर करता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसे हम इंडियन सिल्वर ओक के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। उसके बाद है इरोला ट्राइब्स, तो इसके बारे में बात करते हैं, तो ये पीवीटीजी है, तमिलनाडु की, ठीक है? और ये कहाँ रहते हैं? नीलगिरी रीजन्स ऑफ तमिलनाडु में, और ये कर्नाटका और केरला में भी कुछ पार्ट्स में फैले हुए हैं। इनकी लैंग्वेज इरोला लैंग्वेज है, जो कि तमिल स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। उसके बाद है कोयो ट्राइब्स की बात करते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एंड मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में मिलेंगे। इनका जो ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, तो ये पैस्टोरलिस्टिक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एंड शटल कल्टीवेशंस, ठीक है? और कोया लैंग्वेज ये बोलते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। चलिए, फिर हमें मिलती है जैनो और कोरवा ट्राइब्स। तो रिसेंटली अगर इसकी बात करेंगे तो जैनो कोरवा ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट वाज इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में है, इसलिए थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करेंगे तो ये कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में मिलती हैं। उसके बाद दे आर आल्सो ये एसोसिएटेड है विद द फॉरेस्ट रीजन लाइक नागरहोल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है? इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शहद को इकट्ठा करना एंड कलेक्टिव माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती है वो कन्नड़ लैंग्वेज, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। अब थोड़ी-सी हम नॉर्थ इंडिया की ट्राइब्स देख लेते हैं, जैसे सहारिया ट्राइब्स है। रिसेंटली मोर देन 100 केसेस मेलनरिश जो है चिल्ड्रंस के, वो सारे ट्राइब्स में देखे गए, ठीक है? कहाँ पे? राजस्थान में। तो आपको देख लेना, ये जो आपको मिलेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ बॉर्डर पे, और कुछ उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है? ये देख लेना हमें। आगे बात कर लेते हैं फिर ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार में, तो जैसे हमें मिलती है सोमपेन ट्राइब्स, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सो सोमपेन कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी लोकसभा इलेक्शन, तो इन्हों को भी चांस मिला है लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग करने का, ठीक है? तो ये पीवीटीजी है, मतलब जिनके पास बेसिक नीड नहीं है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हो। उसके बाद ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, और ये मंगलोर्स ग्रुप के हैं। एस्टिमेट इनकी जो संख्या है वो लगभग 229 है, और ये हंटर का काम करते हैं, राइट? तो ये हमने देख लिया। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इस जो 1 आवर का शेड्यूल्स है हमारा लेसन का, तो उसे हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे हमको भी।